हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित यादव टीआरए कैंपस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम इंडियन पॉलिटी से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए लगभग सभी प्रश्नों का चैप्टर वाइज अभ्यास कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएँ, ठीक है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ये इस सीरीज़ की तीसरी वीडियो होगी। इससे पहले 2 वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल टीआर कैंपस पर अपलोड कर दी गई हैं, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? पहला ऑप्शन है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या संविधान के सभी अनुच्छेद। देखिए, एक बार सोचिए और अपने आप खुद क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। भारतीय संविधान के जो उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है वो की गई है संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? मतलब जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो हमने क्या किया था कि जैसे मान लीजिए कोई विदेशी आता है या कोई व्यक्ति कोई बाहर से आता है जो हमारे देश के बारे में जानना चाहता है, अगर वो हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लेगा तो उसको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि हमारा भारत का जो संविधान है वो कैसे चलेगा, कैसे शासन होता है, किस तरह से शासन व्यवस्था संभाली जाती है, ठीक है। इसके बारे में उसे पूरा ओवरव्यू मिल जाता है, क्योंकि हमारे पूरे संविधान का जो निचोड़ है वो किस में दिया गया है? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसी में दे दी गई। जैसे मान लीजिए जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो उसमें आपको शुरुआत में ही 1-2 पेज में जो जानकारी मिल जाती है, इंडेक्स होता है, उस इंडेक्स का ही काम करता है प्रस्तावना, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जो संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? देखिए, कोई भी काम करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है उसका कि मतलब इसका दिखाई कैसे देगा, कैसे दिखेगा बाहर से कोई आएगा व्यक्ति तो उसका पहला इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा जो उन्होंने वर्क काम किया था वो किया था भारतीय प्रस्तावना पर, क्योंकि प्रस्तावना ही, जैसे मान लीजिए किसी का घर है, घर में जो आप सबसे ज़्यादा गेस्ट रूम होता है उसी को सजाते हैं ना, उसी से पता चल जाएगा कि लोग कैसे रहते हैं, कैसे रहने वाले, कैसा रहन सहन है। गेस्ट रूम से उनके घर के रहने वालों का तौर तरीका, पूरे घर के बारे में एक आइडिया हो जाता है ना। उसी प्रकार से भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है वो क्या दे देती है? भारतीय संविधान की एक आपको ओवरव्यू दे देती है, कुल मिलाकर ये कहना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था प्रस्तावना पर, क्योंकि कोई भी देखेगा बाहर सबसे पहले प्रस्तावना ही पढ़ता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था किस पर? प्रस्तावना पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जनप्रिय संपर्क होता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना इन शब्दों से शुरू होती है, ठीक है। पहला ऑप्शन है लोकतंत्रवादी भारत, दूसरा है लोक गणराज्य, तीसरा है लोक प्रभुसत्ता, या चौथा ऑप्शन है हम भारत के लोग, ठीक है। देखिए, यदि आपने अभी तक याद नहीं किया, अगर आपको याद नहीं रहता तो आपको मैं इंग्लिश में बताऊंगा तो आपको इंग्लिश में ज़्यादा आपको कन्वीनियंट रहेगा। क्यों? जैसे जब हम इंग्लिश में अपनी, देखिए जब हम हिंदी में पढ़ते हैं प्रस्तावना तो क्या सबसे पहले शब्द लिखे हैं? हम भारत के लोग। क्या लिखा है? हमारी प्रस्तावना सबसे शुरुआत में पहली लाइन, पहले शब्द यही हैं, हम भारत के लोग। यानी इससे क्या हो जाता है? इसमें किसी एक व्यक्ति विशिष्ट की बात नहीं की गई है, कोई प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या है? कौन इंपॉर्टेंट है? किसको महत्व दिया गया? हम भारत के लोग, मतलब हम बी द पीपल ऑफ इंडिया। यानी कि इस तरह से अगर आप याद रखेंगे, यानी अगर आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ी होगी तो सबसे पहले शब्द क्या है? हम भारत के लोग। इसी में दिया, इसी वजह से पता चलता है कि इसमें कितनी इंपॉर्टेंस दी गई है वहाँ के निवासियों को, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, हम भारत के लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है राज्य सरकार सभी धर्मों के खिलाफ है, गलत, खिलाफ है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना है, ये भी गलत, मतलब राज्य किसी धर्म को स्वीकार नहीं करती है, ना ही किसी का मतलब अपोजिट में खड़ा है, ना ही किसी के अगेंस्ट में है और ना ही किसी को सपोर्ट करता है, ठीक है। राज्य द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना है, बिल्कुल सही। यानी जो राज्य है वो क्या करेगा? ना ये नहीं कहेगा, मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए अभी अगर भारत में ये कह दिया जाए कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है तो क्या होगा? तो सारे जो मुस्लिम भाई हमारे वो क्या हो जाएंगे? खिलाफ हो जाएंगे,
आपस में मतभेद हो जाएगा, तो हो सकता है कुछ ना आगे चल के परिस्थितियाँ बिगड़ सकती हैं। इसी तरह से हम भारत में क्या है, हम भारत में धर्मनिरपेक्ष हैं। मतलब क्या है, हमारा कोई धर्म नहीं है पर्टिकुलर कि हमारा जो भारत है कि हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है या ईसाई धर्म का भारत का कोई धर्म नहीं है। भारत में सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म को मान सकते हैं, उनका प्रचार प्रसार करने की सारी व्यवस्था की गई है। मतलब आप यहाँ पर रह सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, ठीक है, उसके अनुसार आचरण कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं है। लेकिन भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। इसी वजह से जो धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य क्या हो गया, भारत द्वारा किसी धर्म को, सॉरी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ठीक है, आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणतंत्र होता है, यानी जब हम 26 जनवरी को जो मनाते हैं गणतंत्र, क्या होता है उसका मतलब? देखिए, केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, दूसरा है अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, या तीसरा संसदीय पद्धति वाला राज्य, या चौथा जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। वहाँ पर राज्य वंशानुगत नहीं होता, चुनकर आता है। ठीक है, वोट के द्वारा वोट पड़ते हैं लोग, डायरेक्ट अपने प्रतिनिधि को जिसको पसंद करते हैं उसको चुनते हैं, ऐसे चुन के आता है। ठीक है, वंशानुगत नहीं होता, ऐसा नहीं कि बेटे कोई व्यक्ति उसका बेटा फिर उसका बेटा, इस तरह से नहीं चलता है। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। अगला देखते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका तात्पर्य सेम क्वेश्चन है, बस भाषा बदली गई है। ठीक है, इसमें क्या है, भारत में जो शासन है कैसा है, वंशानुगत नहीं है। ठीक है, ये सीधे सीधे पिछले में आपको काफ़ी डिटेल में बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। ठीक है, देखिए इसका दूसरा ऑप्शन हटाते हैं सबसे पहले। इसमें क्या दिया है, उस दिन 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। यानी कि अगर यदि कोई देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ तभी वो कैसा गणराज्य होगा, इसके अलावा नहीं होगा। ठीक है, उसका अपना संविधान लिखित है, मतलब लिखित इसी वजह से गणराज्य होगा, अगर लिखित नहीं है किसी देश का तो भी नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा इसका सही ऑप्शन देखिए आप, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तीनों क्वेश्चन आपस में मिले हुए हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज का चेंज और कुछ नहीं। इसमें क्या, राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है। भारत गणराज्य का तात्पर्य क्या है, भारत में जो राष्ट्राध्यक्ष होता है उसका क्या होता है, चुनाव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजवाद का अर्थ है, यानी समाजवाद किसे कहते हैं? पहला है सामाजिक नियंत्रण, दूसरा है राष्ट्रीयकरण, तीसरा है सामाजिक न्याय, या चौथा है सामाजिक शोषण। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप सबको पता चल गया होगा कि समाजवाद का सीधा सीधा मतलब होता है सामाजिक न्याय। यानी अगर कोई देश यदि कोई देश कैसा है, समाजवाद है, तो यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी जाती होगी। हर वर्ग के व्यक्ति को न्याय मिलने का पूर्ण अधिकार होता है। इसका तात्पर्य सीधा सीधा ये है। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले एक मोटिवेशन कोड देखते हैं। इससे क्या होगा, आपको पढ़ने का जोश बना रहेगा, आपको मोटिवेट रखेगा। क्या कहता था मोटिवेशन कोड, हालात चाहे जैसे भी हों, धड़कनों में नशा केवल जीत का ही होना चाहिए। यानी कि आप किसी भी कंडीशन में, अगर आपको कुछ समस्याएं हैं घर परिवार की तरफ से, पढ़ नहीं पा रहे हैं, या किसी भी तरह कोई भी समस्या, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, कोई भी हैं, आपको अपने हालात का रोना नहीं रोना है। कंडीशन तो है, सुधर जाएंगी। आपको क्या, केवल मेहनत करनी है। याद रखिए, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ठीक है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? यानी कि आपको पता होगा जो हमारे संविधान है उसमें कई देशों का अध्ययन किया गया था, उस संविधानों का। उसके बाद क्या किया गया था, जो अच्छी बातें थी वो हमने दूसरे संविधानों से ली थी। तो जो समवर्ती सूची है भारत में, वो कहाँ से ली गई, ये पूछ रहा क्वेश्चन। तो आपको सीधा सीधा इसको तो याद करना है, क्या हो जाएगा इसका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अच्छा, और आपसे जर्मनी से पूछे कि जर्मनी से क्या लिया है, तो जर्मनी से हमने क्या लिया है, आपात उपबंध। ठीक है, जो आपातकालीन उपबंध होते हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं, जर्मनी से लिए। ठीक है, कनाडा से क्या लिया है बताइए, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का बंटवारा हमने कहाँ से लिया है, शक्तियों का बंटवारा हमने लिया है कनाडा से। यूएसए से क्या लिया है हमने, बताइए। यूएसए से हम बहुत सारी चीज़ लिए, मैं आपको बता दें। तो सुप्रीम कोर्ट का जो गठन होगा किस प्रकार से होगा वो हमने लिया है। देखिए, जब मैं अगला चैप्टर बताऊंगा तो उसमें बहुत सारे डिटेल हम इसके बारे बात करेंगे। यहाँ पर हमने मोटा मोटा देख लिया है। अच्छा, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया। और जब हम चैप्टर इसका स्पेशली चैप्टर पढ़ेंगे भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, फ़ायदा मिल रहा है, तो वीडियो क्या करते हैं, लाइक कर दें और चैनल को शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? यानी कि चार शब्द हैं, इनमें से क्या है, 3 जोड़े गए हैं और 1 नहीं जोड़ा गया, वही आपको बताना है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 1976 में क्या हुआ था, प्रस्तावना में संशोधन हुआ था, इसमें कितने शब्द जोड़े गए थे? 3। ठीक है, और आपको एक देखो इसी प्रश्न में 3 क्वेश्चन है। पहला देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें। कौन सी सन में? 1976 में। कितने शब्द जोड़े गए थे? 3। ठीक है, अच्छा वो 3 कौन कौन से जोड़े गए थे मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो एक जोड़ा गया था आपका शब्द धर्म निरपेक्ष जोड़ा गया था, तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। दूसरा भी जोड़ा गया था समाजवाद, ये भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा एक शब्द और जोड़ा गया था अखंडता। ठीक है, एक तो और अखंडता, तो ये भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुट निरपेक्ष, यानी गुट निरपेक्ष जो शब्द है वो नहीं जोड़ा गया था, बाद बाकी तीनों शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया जा चुका है? यानी जो संविधान में संशोधन होते हैं वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार किया जा चुका है? ठीक है, ये सीधा आपको याद रखना है। इसका उत्तर हो जाएगा केवल 1 बार। कितनी बार किया गया है? जो हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, उसमें केवल 1 बार संशोधन किया गया। हमने पिछले क्वेश्चन में जस्ट इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में चर्चा की थी ना, वो ही है 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था? 3 शब्द जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए समाजवाद में आपको बता चुका हूँ क्या होता है। समाजवाद का मतलब होता है सीधा सीधा आपका कि सामाजिक न्याय से। ठीक है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है ऐसा राष्ट्र जो उसका राजनेता होता है, सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है, वो कैसे आता है? चुनकर आता है, ना कि वंशानुगत होता है। ठीक है, अच्छा इसका ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आपका दूसरा, प्रजातंत्र। यानी देखिए इसमें अगर आप संधि विच्छेद करके देखेंगे, प्रजातंत्र यानी प्रजा के द्वारा तंत्र, ऐसा तंत्र जो किसके द्वारा ड्राइव होता हो, किसके द्वारा चलाया जाता हो? जनता के द्वारा। जहाँ पर लोग अपने पसंद के व्यक्ति को चुनते हैं, तो कैसा हो जाएगा? वो वयस्कों द्वारा मतदान का अधिकार दिया गया। इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ पर लोग अपने मतदान का प्रयोग करके अपने अध्यक्ष को, अपने नेता को, अपने पीएम या जो भी होते हैं व्यक्ति जिसको चुनता, जो देश को चलाता है उसको चुना जाता है, उसे कहते हैं हम प्रजातंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्म निरपेक्ष, यहाँ पर 2 बार लग गया, ठीक कोई बात नहीं, छोड़ देख लेना, 2 बार लग गया। धर्म निरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किस संविधान संशोधन जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगर मैं पूछ लूँ आपसे कौन सी सन में जोड़ा गया तो क्या बताएंगे आप? 1976। कितने शब्द जोड़े गए थे? 3, याद रखना आपको। ठीक है, अगर आप भूलेंगे तो वीडियो द्वारा देख लेना। अच्छा एक क्वेश्चन इसमें और बन सकता है, जो संविधान संशोधन हुआ था वो किस बाद के बाद हुआ था? ठीक है, अच्छा इसमें क्या है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आपको बताता हूँ क्या पूरी बात क्या है। ऐसा हुआ था, देखो 1960 में क्या हुआ था, बेरूबाड़ी एक बाद हुआ था, आपने सुना होगा। तो उसमें क्या कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय ले लिया था, बेरूबाड़ी विवाद हुआ था, इन्होंने केस किया था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसमें क्या हुआ था, वो हार गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, अतः अगर भाग नहीं है तो उसमें संशोधन भी नहीं हो सकता। लेकिन क्या हुआ था, 1973 में फिर से एक बाद हुआ था, केशवानंद भारती, आपने नाम सुना होगा, इनके भी प्रेजेंट 2021 में भी मृत्यु हो गई है। आप कमेंट करके मुझे बताइए जो केशवानंद भारती थे वो कहाँ के थे, कौन से राज्य से बिलोंग करते थे। ठीक है, चलिए मैं वेट करूँगा। अच्छा हाँ, 1973 में क्या हुआ था कि फिर से बात हुआ था इसमें, तो उसमें क्या क्या कहा गया था, ये केशवानंद भारती जो थे वो चुनाव जीत गए थे। ठीक वो सॉरी ये केस जीत गए थे। इसमें क्या हुआ, इन्होंने कह दिया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, अगर वो संविधान का भाग है तो क्या है, इसमें संशोधन हो सकता है। इसी के बाद कब हुआ था, 1976 में इसमें संशोधन किया गया था। ठीक है, देखिए केस कब जीते हैं, 73 में, और संशोधन कब हो रहा है, 76 में। इस तरह से आप याद रखेंगे। अच्छा तो आपको उत्तर तो पता चल गया होगा, किस संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द जोड़ा था? देखिए पिछला जो क्वेश्चन आया था उसमें 4 दे रखे थे, 1 पूछा था, इसमें क्या 4 दे रखे, केवल 1 जोड़ा गया। जो जोड़ा गया भाई बताइए। देखिए आपको बार बार याद करना पड़ेगा। देखिए कौन कौन से जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और बताइए
पंथनिरपेक्ष समाजवाद और अखंडता। ठीक है, तो उसमें देखिए एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा सीधा सीधा, समाजवाद है कि जोड़ा गया था, बाकी तीनों की आपके नहीं जोड़े गए थे। ठीक है, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, समाजवाद, ये जोड़ा गया था। उस पिछले में पूछा था कौन सा नहीं जोड़ा गया था, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, वरना एक नंबर आपका बहुत ही जल्दी छोटी सी गलती की वजह से चला जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम का उल्लेख है? जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें भारत के किस नाम का उल्लेख किया गया है? ठीक है, इसको मैं आपको आप एक बार पढ़ लीजिए, देखिए फिर मैं आपको इसका एक छोटी सी मतलब कुछ ट्रिक नहीं है, सीधा सीधा मैं आपको अलग तरीके से बताऊंगा, हो सकता है उससे आपको याद बना रहे। ठीक है, चलिए मैं आपको उसका उत्तर बता देता हूँ। देखो आपने नाम सुने होंगे भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान, इस तरह से बहुत सारे नाम, इंडिया। तो जो संविधान है उसमें कौन कौन से नाम लिखे गए हैं? ठीक है, तो उसमें जो नाम लिखे गए हैं भारत और इंडिया। ठीक है, भारत और इंडिया नाम का किस में उल्लेख है? संविधान में उल्लेख है। वैसे हम लोग इंडिया कहते हैं, कभी कभी भारत कहते हैं, कभी हिंदुस्तान भी कहते हैं, कभी आर्यावर्त भी कहते हैं, कभी भारत भी नाम का उल्लेख है कई बार। लेकिन जो प्रस्तावना संविधान है भारत का, उसमें क्या लिखा गया? उसमें लिखा गया भारत और इंडिया। ठीक है, अच्छा अगर आपको इसको इंग्लिश में याद रखेंगे ना, अगर आप एक बार क्या करना, गूगल पर चेक करके देखना, आप इंग्लिश में इसकी प्रस्तावना देखना, या आप अनुच्छेद 1 देखना, आप आर्टिकल नंबर 1 सर्च करना आप गूगल पर, तो आपको क्या दिखेगा इंग्लिश में, इंडिया। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, आपको भूलेंगे नहीं आप कभी। इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया दैट इज़ भारत। देखिए इस तरह से आपको याद रखना, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि जो भारत है वो राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया जो कि भारत है वो क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे, इंडिया और भारत दो नामों का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। यदि अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।